हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं स्टैटिक्स जो एएसओ एग्जाम में आने वाली है उसके लिए कुछ फ्री लेक्चर्स आपको अवेलेबल कराऊंगा इस चैनल पे। तो उस क्रम में आज ये पहली वीडियो होगी और आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक मेरा प्रॉमिस आपसे ये है कि एएसओ के लिए मेरे द्वारा कोई भी पेड बैच नहीं चलाया जाएगा। जो भी लेक्चर होंगे वो यूट्यूब चैनल पे ही मिलेंगे, चाहे वो थ्योरी के लेक्चर हों या बाद में कुछ हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो वो लेक्चर्स भी, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। कोई मेरे द्वारा पेड बैच नहीं शुरू किया जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। तो आज का जो लेक्चर है, जो आपका सिलेबस है, उसमें पहली यूनिट है सांख्यिकी की परिभाषा से संबंधित। अब देखो, ये ऐसी यूनिट है ना जिसमें आपको चीजों को रटना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको आप याद करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पहली यूनिट जो है आपको रटनी पड़ेगी। जो परिभाषाएं दी गई हैं अलग अलग सांख्यिकीविद के द्वारा, वो सब आपको याद करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये एक ऐसी नोट्स है जिसमें कई सारी बुक से मिला करके चीजों को शामिल किया गया है। देखो, जब हम बात करते हैं स्टैटिक्स की यानी कि सांख्यिकी की, तो सांख्यिकी का उद्भव कहाँ से होता है इसको जानना सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले भी आप ये समझिए कि सांख्यिकी कहेंगे किसे। तो सामान्यतः अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो आप कहेंगे, या आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ सकता है कि एक तरीके का ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि वहां पे आप ये नहीं सोचने जाएंगे कि ये साइंस है कि क्या है ना। तो आपके दिमाग में यही आएगा ना, एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आंकड़ों के साथ खेल होगा, मतलब आंकड़ों के साथ आप खेलेंगे, वो सांख्यिकी है। खैर, अगर इसकी व्यवस्थित परिभाषा की बात करेंगे तो इसको आप कह सकते हैं कि सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है। ठीक है, सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आंकड़ों का संग्रह किया जाएगा, यानी कि डाटा को आप कलेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ आगे आप पढ़ेंगे दूसरी यूनिट में कि कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उनको एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी कि वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण कर रहे हैं आप, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। ये ओवरऑल जो प्रक्रिया आप करेंगे, इसी को आप सांख्यिकी कहेंगे। और ऐसा इसलिए करेंगे ताकि सही निष्कर्ष निकाले जा सके। तो ये एक बेसिक सी बात है जो आप सभी को पता है। सांख्यिकी की अगर बात करें कि उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो देखो, इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर बात करें स्टेटस शब्द, है ना, तो स्टेटस शब्द का जो उद्भव होता है या जो इसकी उत्पत्ति होती है, ये होती है एक लैटिन शब्द से, है ना। तो स्टेटस एक लैटिन शब्द रहेगा, स्टेटिस्टा इटालियन शब्द रहेगा, स्टेटिस्टिक जर्मन शब्द रहेगा और स्टेटिके फ्रेंच शब्द रहेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपके एग्जाम से जो है, या एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन सभी का जो अर्थ है वो राज्य या सरकार है। तो एक सवाल आपसे यहां से पूछा जा सकता है, अब उसमें वो लैटिन, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच कुछ भी है ना। तो यहां से सवाल क्या बन सकता है कि सांख्यिकी की उत्पत्ति इटालियन भाषा के किस शब्द से होती है, तो आप तुरंत कहेंगे स्टैटिस्टा से, है ना। तो ये हो गया। आगे बढ़ेंगे तो देखो, अगर हम बात करें प्रॉपर सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है या इसको किसने फेमस किया या किसने प्रसिद्ध किया, तो जर्मनी के एक गणितज्ञ थे, उनका नाम था गॉटफ्राइड एकेनवाल, है ना। कहीं कहीं एकेनवाल मिलेगा, कहीं कहीं एचेनवाल मिलेगा। तो इनको जो है सांख्यिकी का जनक कहा जाता है और इन्होंने ही सांख्यिकी में सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया है, या यूं कहें कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। तो अगर पूछे कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो कौन हो जाएंगे, गॉटफ्राइड एकेनवाल। एक सवाल आपका ये बन जाता है, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद एक सवाल ये पूछता है कि आधुनिक सांख्यिकी के जनक या आधुनिक सांख्यिकी के पिता कौन कहे जाते हैं, तो ध्यान रखना, फिशर। फिशर का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये वही फिशर हैं जिनको आप सूचकांक में पढ़े होंगे, है ना। तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है, और मैं ये भी जानता हूं कि आप सभी को ये चीजें आती हैं, सबको याद है ना।
उसके बाद देखो, अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि भारत में सांख्यिकी के जनक कौन माने जाते हैं, तो पीसी महालनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत में सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। और इन्हीं के द्वारा आईएसआई यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिस स्थापना इसकी 1931 में होती है, जो कि कोलकाता में स्थित है, इन्हीं के जन्म दिवस यानी कि 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वो फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आगे सांख्यिकी के बारे में और विस्तार से। तो जब सांख्यिकी शब्द की बात करेंगे ना, तो देखो इसका प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। एक वचन के रूप में सांख्यिकी आप किसको कहेंगे? तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब होता है एक प्रोसेस, है ना। कौन सा प्रोसेस? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे, है ना। इसमें देखो प्रमुख रूप से 5 चरणों का आप अध्ययन करते हैं। जैसे पहला चरण क्या होगा कि आप आंकड़ों को यानी डाटा को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर आपने जो डाटा कलेक्ट किया है उसको क्या करेंगे? उसको व्यवस्थित करेंगे, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना। और चौथा इसमें जो चरण होगा वो होगा एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों या समंकों का विश्लेषण करना। पांचवा या अंतिम चरण इसमें होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का निर्वचन करना। तो जब आप एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं तो वहां पे आप पढ़ते हैं स्टेप, प्रोसेस, है ना। वहां पे आप आंकड़ों को संकलन करने के बारे में पढ़ेंगे, उनका ऑर्गेनाइजेशन यानी उनको व्यवस्थित करने के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण करना हुआ, एनालिसिस हुआ, इंटरप्रिटेशन हुआ। ये ओवरऑल चीजें जब आप पढ़ते हैं तो ये एक वचन के रूप में सांख्यिकी के तहत आता है। उसके बाद इसमें जो दूसरा है वो है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी आप कैसे समझेंगे? इसको समझेंगे जो व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित होती है। जैसे आपने कहा कि प्रयागराज की जनसंख्या, है ना, या भारत में प्रति व्यक्ति आय। इस तरीके के आंकड़ों के बारे में जब आप अध्ययन करते हैं तो ये बहुवचन के रूप में सांख्यिकी के तहत माना जाता है या आता है। अब देखो, जो भी चीजें मैंने आपको बताया कि स्टेज 1 जो होगा आंकड़ों का संकलन, है ना। अब आंकड़ों के संकलन में किस टूल के तहत आप संकलन करेंगे? जैसे कि आपने सेंसस मेथड को लिया या सैंपलिंग मेथड को लिया। सेंसस मेथड क्या होता है? जब आप जो है प्रत्येक इकाइयों को शामिल करते हैं डाटा कलेक्शन में, है ना। जैसे कि जनगणना होती है, तो जनगणना में देखो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ये आपका सेंसस मेथड होता है। दूसरा होता है सैंपलिंग। सैंपलिंग, इसको हिंदी में शायद प्रतिदर्शक बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ओवरऑल जो है पूरा पॉपुलेशन है उसमें आप कुछ कुछ लिमिटेड लोगों का आपने क्या किया? डाटा कलेक्ट किया और उसके आधार पर निष्कर्ष दिया। जैसे कि हमारे यहाँ देखो ना, एसआरएस बुलेटिन जारी किया जाता है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर, मृत्यु दर, इन सब के बारे में आंकड़े होते हैं। तो एसआरएस बुलेटिन किस पे बेस्ड रहेगा? सैंपलिंग मेथड पे बेस्ड रहेगा। इसी तरीके से आपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण के बारे में पढ़ा होगा, जिसकी 5th राउंड की रिपोर्ट अभी चल रही है, 6वें राउंड की रिपोर्ट आएगी जल्दी ही। तो इसमें भी जो भी आपका डाटा आएगा उसमें भी सैंपलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वहां पे कुछ आंकड़ों को लेकर के निष्कर्ष तैयार किए जाते हैं। वहीं जनगणना की बात करें जो कि प्रत्येक 10 वर्ष पे आयोजित कराई जाती है, वो प्रॉपर सेंसस मेथड होता है, यानी उसमें सभी को शामिल किया जाता है ना। जैसे अभी देखें वर्तमान में 16वीं जनगणना चल रही है। अब 16वीं जनगणना से भी आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि जनगणना आयुक्त कौन है ना। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि 16वीं जनगणना का नारा क्या है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये ओवरऑल आपने पहला स्टेप पढ़ा कि आंकड़ों का आप संकलन करेंगे। उसके बाद जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उनको क्या करेंगे? उनको व्यवस्थित करेंगे। अब व्यवस्थित करने में आप अलग अलग टूल्स का उपयोग करेंगे, है ना। उसके बाद फिर उनको क्या करेंगे? प्रस्तुतिकरण करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आप जैसे टेबल का प्रयोग करेंगे, ग्राफ का प्रयोग करेंगे, डायग्राम का प्रयोग करेंगे। ये वो टूल्स हैं जिनके माध्यम से आप आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। चौथा इसमें जो तरीका है, फोर्थ जो स्टेज है
वो है आंकड़ों का विश्लेषण करना, यानी कि एनालिसिस ऑफ डाटा। आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस कैसे करेंगे? उसके लिए आप एवरेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, कोरिलेशन चेक करेंगे, रिग्रेशन चेक करेंगे, जहां जिसकी जरूरत महसूस होगी इन टूल्स का प्रयोग करके आप आंकड़ों का क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। और लास्ट जो है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का निर्वचन करना। तो ओवरऑल जो भी आपने विश्लेषण किया उसके बाद जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे वो आपका लास्ट स्टेज में देखने को मिलेंगे। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा, समंक। समंक, अच्छा, एक एक सवाल ये भी यहां से बनता है ना, जैसे डाटा तो ठीक है, डाटा हो गया, समंक हो गया। डाटा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है डेटम से, DATUM। डेटम से डाटा शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसके बारे में देखो, यहां से ना आपका परिभाषाओं का खेल शुरू हो जाता है। जैसे कि डाटा के बारे में यानी कि समंक के बारे में यानी आंकड़ों के बारे में जो पहली डिफिनेशन आपको पढ़नी है वो पढ़नी है बाउले की। बाउले ने बोला समंक अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों के संख्यात्मक विवरण हैं जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें देखो कोई शॉर्टकट नहीं चलने वाला है, आपको याद करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप तरीका ये अपना सकते हो कि डाटा के बारे में जो बाउले ने डिफिनेशन दिया वहां पे उन्होंने बात किया तथ्यों के संख्यात्मक विवरण की, है ना। क्या बोला बाउले ने? समंक यानी कि डाटा अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों के संख्यात्मक विवरण हैं जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पहली डिफिनेशन आप बाउले की याद करेंगे, दूसरी डिफिनेशन आप एकेनवाल की याद करेंगे, गॉटफ्राइड एकेन। इन्होंने क्या बोला? राज्य से संबंधित दोनों प्रकार के ऐतिहासिक व विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का जो संग्रह है यही समंक है। यानी एकेनवाल ने अपनी डिफिनेशन में यानी अपने डाटा यानी समंक के डिफिनेशन में किसको शामिल किया? ऐतिहासिक व विवरणात्मक तथ्यों को, है ना। ये क्लियर हो गया। तीसरी जो डिफिनेशन आपको याद करनी है डाटा यानी समंक की, वो याद करनी है वेबस्टर की। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला समंक किसी राज्य के निवासियों की संख्या से संबंधित वर्गीकृत तथ्य हैं, है ना। विशेष रूप से वे तथ्य हैं जिन्हें संख्याओं में या किसी सारणीकृत अवस्था में प्रस्तुत किया जा सके। थोड़ी सी बड़ी डिफिनेशन है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप कोई ट्रिक बना लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर एक और डिफिनेशन आप डाटा के बारे में याद करेंगे, पढ़ेंगे टिपेट के अनुसार। टिपेट ने क्या बोला? टिपेट ने बोला सामान्य व्यक्ति के लिए समंक एक संख्यात्मक तथ्य है और वह उसे सांख्यिकी समझता है जो वस्तुओं की संख्या की गणना करता हो। तो ये डाटा की टिपेट के द्वारा दी गई डिफिनेशन हो गई। फिर अगली डिफिनेशन आपको पढ़नी है यूल और केंडाल की। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला समंकों से तात्पर्य उन आंकड़ों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। ध्यान से सुनना, यूल और केंडाल का जोर किस बात पे था? यूल और केंडाल का जोर इस बात पे था कि ये अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। यानी समंकों का तात्पर्य उन आंकड़ों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। ये देखो अलग अलग डेफिनेशन आपको डाटा की पढ़नी थी जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। समंक यानी डाटा की विशेषता क्या होगी? तो पहली विशेषता ये, समंक तथ्यों के समूह होते हैं। समंक क्या होंगे? तथ्यों के समूह होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी तथ्य हैं इनको संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किस रूप में प्रस्तुत करेंगे? संख्यात्मक रूप में। समंकों पर केंद्रीय बैंक की नीति, जमाकर्ताओं की प्रवृत्ति, विनियोग करने का क्षेत्र और पूंजी की सीमांत उत्पादकता का प्रभाव पड़ता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो राजकोषीय नीति या केंद्रीय बैंक के द्वारा जो मौद्रिक नीति, इनके माध्य या इनका जो है प्रभाव समंक पर देखने को मिलेगा। फिर अगला, समंकों का संकलन गणना या अनुमान रीति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं आप समंकों की। समंकों का संग्रहण जो है वो निश्चित उद्देश्य के लिए होना चाहिए। भाई जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना तो उसका एक उद्देश्य तो होना चाहिए ना। ऐसे तो है नहीं कि आप इधर उधर के डाटा कलेक्ट करने लगेंगे। जैसे कोई मान लो रिसर्च करने वाला है,
अब मान लो उसने अपना एक टॉपिक ले लिया है ना कि इनफॉर्मल इकोनॉमी केस स्टडी माघ मेला प्रयागराज। अब एक उद्देश्य तो उसने बनाया ना, और उसी उद्देश्य के तहत वो क्या करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा। अभी डाटा में आप आगे वो भी पढ़ेंगे, वो भी आप जानते ही होंगे, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, है ना। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया जैसे कि इनफॉर्मल इकोनॉमी केस स्टडी माघ मेला प्रयागराज, अब इसमें जो डाटा कलेक्ट किए जाएंगे वो प्राइमरी डाटा होंगे, है ना। और उद्देश्य हो गया है ना, उद्देश्य रहेगा तभी डाटा जो है कलेक्ट करना है। बिना उद्देश्य के डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो तो यूं ही हो जाएगा, कोई उसका निष्कर्ष तो निकलेगा नहीं, है ना। तो उसके बाद आगे क्या पढ़ना है कि आंकड़े यानी समंक जो हैं ये व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाने चाहिए। इसीलिए देखो जब आप प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा उनको आप पढ़ते हो, और प्राइमरी डाटा में आप देखते हो ना कि जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसके लिए क्वेश्चनर विधि का प्रयोग कर लेंगे, है ना, ताकि चीजें व्यवस्थित रहें। ठीक है, अगला, समंकों के संग्रहण में परिशुद्ध और मानक प्रभाव होना चाहिए। जो भी डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं उनमें शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। और एक चीज ये भी समझना है कि जैसे जो भी डाटा कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है, अब डाटा कलेक्शन के कार्य में जो आपका सैंपल होगा, सैंपल साइज, है ना, सैंपल साइज जितना बड़ा होगा आपके निष्कर्ष उतने बेहतर होंगे, उतने अधिक जो है सच के करीब होंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। आगे ये चीजें आपको मिलेंगी, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा। आंकड़े परस्पर संबंधित होने चाहिए, है ना। आंकड़े परस्पर क्या होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। जैसे कि आप अगर जो है मान लो कि आंकड़ों को कलेक्ट कर रहे हो तो इस तरीके से कलेक्ट करो कि जैसे कोई कमोडिटी है उसके अगर प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस अगर बढ़ रही है या घट रही है तो इसके परिणाम स्वरूप डिमांड पे क्या असर देखने को मिलेगा, डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। कुल मिला के ये एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। तो ये ओवरऑल डाटा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब हम लोग पहुंचते हैं सांख्यिकी के बारे में, सांख्यिकी की परिभाषाओं के बारे में। सांख्यिकी की परिभाषा की जब हम बात करेंगे तो इसको दो वर्गों में बांट करके बात करेंगे। पहला, सांख्यिकी की ऐसी परिभाषाएं जिनको संकीर्ण माना जाता है ना, और दूसरा ऐसी परिभाषाएं जिनको व्यापक माना जाता है। संकीर्ण परिभाषाओं में प्रमुख नाम जो है वो बाउले का है, और बाउले ने सांख्यिकी की 3 परिभाषाओं को दिया। पहली परिभाषा बहुत आसान है, ये सबको याद होगी। इन्होंने बोला सांख्यिकी जो है ना वो गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है, गणना का विज्ञान है। दूसरी परिभाषा जो बाउले ने दिया उसमें इन्होंने बताया कि सांख्यिकी को सही अर्थों में औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है। पहली परिभाषा में बोला गणना का विज्ञान है, दूसरी परिभाषा में बोला औसतों का विज्ञान है, और तीसरी परिभाषा में क्या बोला बाउले महोदय ने कि सांख्यिकी वो विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। अब देखो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, और बाउले की परिभाषाएं थोड़ा आसान है तो याद हो भी जाएंगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगली जो परिभाषा है ये है बॉटिंगटन, है ना, इसको वाशिंगटन मत समझना, बॉटिंगटन। इन्होंने क्या बोला कि सांख्यिकी अनुमान एवं संभावना संबंधी शास्त्र है। ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है। कौन सी परीक्षाएं, जैसे कि राजस्थान में एएसओ का एग्जाम हुआ, उत्तराखंड में एएसओ का एग्जाम हुआ, या कभी कभी पीजीटी एग्जाम जो होता है उसमें भी देखो सांख्यिकी एक सिलेबस होता है ना, तो वहां पे तो ये महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं ये लिखा रहता है कि सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं संबंधित शास्त्र है, अनुमानों और संभावनाओं संबंधी विज्ञान है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस लिखा रहता है। लेकिन ओवरऑल आप याद क्या रखेंगे कि बॉडिंगटन ने क्या बोला कि सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं से संबंधित शास्त्र है। ये बॉडिंगटन की परिभाषा हो गई। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं व्यापक परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें पहली डिफिनेशन आप देखना किंग के अनुसार, प्रोफेसर किंग के अनुसार इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला सांख्यिकी विज्ञान वो प्रणाली है जिसके द्वारा किसी एक गणना या अनुमानों के संग्रहण, विश्लेषण से प्राप्त फलों के द्वारा सामूहिक, प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं का विवेचन किया जाता है। ये किंग के द्वारा दी गई परिभाषा है। किस पे जोर दिया इन्होंने, इन्होंने जोर दिया
गणना या अनुमानों के संग्रहण विश्लेषण से प्राप्त फलों के द्वारा सामूहिक प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं के विवेचन करने पे, ये हो गया। फिशर, जिन्हें मैंने बोला ना कि आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला सांख्यिकी को जनसंख्या का अध्ययन, विचरण का अध्ययन और आंकड़ों के लघुकरण का अध्ययन माना जा सकता है। फिशर ने क्या क्या शामिल किया, जनसंख्या का अध्ययन, विचरण का अध्ययन और आंकड़ों के लघुकरण का अध्ययन। अपनी डिफिनेशन में इन तीनों को शामिल करते हुए फिशर महोदय ने सांख्यिकी की अपनी परिभाषा को दिया, जो कि सांख्यिकी की एक व्यापक परिभाषा मानी जाती है। अगली डिफिनेशन है क्रॉक्सटन और क्राउडेन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सांख्यिकी को संख्या संबंधी समंकों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन के रूप में परिभाषित किया। जो आपने प्रोसेस पूरा पढ़ा ना, जैसे एक वचन के रूप में सांख्यिकी मैंने आपको बताया ना, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, वो जो स्टेप्स थे उसमें कुछ स्टेप को लेकर के इन्होंने अपनी डिफिनेशन को दिया कि डाटा को कलेक्ट करना यानी कि समंकों या आंकड़ों का संग्रहण, उसके बाद प्रेजेंटेशन, विश्लेषण, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, इन चारों को शामिल करके क्रॉक्सटन और काउडेन ने अपनी डिफिनेशन दिया सांख्यिकी की। तो ये आपको याद रहेगा, क्योंकि इसमें आपको याद रखना स्टेप जो है, उन्हीं स्टेप को शामिल करके इन्होंने अपना डिफिनेशन दिया। एक केंडाल महोदय थे, उन्होंने क्या बोला, केंडाल ने बोला सांख्यिकी वैज्ञानिक प्रणाली की एक ऐसी शाखा है जो प्राकृतिक पदार्थों के समूहों के गुणों को गिनने व मापन करने से प्राप्त हुए आंकड़ों से संबंध रखती है। ये केंडाल की डिफिनेशन हो गई। और एक और डिफिनेशन आप पढ़ लीजिए सेलिगमैन के अनुसार। सेलिगमैन ने बोला कि सांख्यिकी वो विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, सेलिगमैन वाली डिफिनेशन भी पूछी जा चुकी है परीक्षाओं में। तो इन्होंने क्या किया अपनी डिफिनेशन में, इन्होंने बोला कि एक ऐसा विज्ञान रहेगा जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है। नेक्स्ट डिफिनेशन जो आपको देखनी है वो देखनी है प्रोफेसर या लोनचाउ के अनुसार। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला सांख्यिकी निर्णय लेने की एक ऐसी विधि का नाम है जिसमें संख्यात्मक समंक और परिकलित जोखिम अनिश्चितता की स्थिति में ली जाती है। तो इनको भी याद रखना, थोड़ा अलग तरीके की डिफिनेशन इन्होंने दिया कि सांख्यिकी निर्णय लेने की एक ऐसी विधि का नाम है जिसमें संख्यात्मक समंक और परिकलित जोखिम अनिश्चितता की स्थिति में ली जाती है। तो दोस्तों ये सांख्यिकी का जो आपका पहला चैप्टर था, सांख्यिकी की परिभाषा वगैरह, उससे रिलेटेड कुछ बातें थी। और मैं ये मानता हूं कि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको पहले से आती हैं। हो सकता है इसमें एक आध डेफिनेशन आपको नई मिल गई हैं, हो सकता है, क्योंकि जो किताबें हो सकता है आप फॉलो कर रहे हो उसमें एक आध डेफिनेशन स्किप कर दी गई हो, तो मे भी आपके लिए कोई एक आध पॉइंट इसमें नया हो। अदरवाइज मैं ये मानता हूं कि ये सब आपको आता होगा। देखो, जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो वहां पे ना, एक तो आप अपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रखो कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो हो जाता है पीवाईक्यू। अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में एएसओ की, तो बहुत पहले तो ये वैकेंसी लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाती थी, लेकिन अधीनस्थ के द्वारा ये विज्ञापन जो है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, ये विज्ञापन कब आया था, 2019 में आया था। और 19 वाले विज्ञापन का एग्जाम जो है वो 2022 में हुआ था। तो आपके पास एक ही पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और उसमें सांख्यिकी के 30 क्वेश्चन हैं जिनको आप देख करके थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि आयोग किस तरीके के सवाल पूछता है। अगर उस पेपर को देखें, मैं किसी एक आध दिन उस पेपर का एनालिसिस आपको करा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आप उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा सवाल वहां पे ना सॉल्व करने वाले नहीं आए थे। जैसे आप जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे फार्मूलों का भंडार है, लेकिन जब आप उन 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो पीवाईक्यू के आपके पास उपलब्ध हैं सेम इसी सिलेबस के लिए सांख्यिकी के, तो वहां पे बहुत ज्यादा
सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल टाइप के सवाल नहीं पूछे गए थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड थे। तो आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो थ्योरेटिकल हिसाब से करनी है और आप समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए बेहतर तरीके से तैयारी करें। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, अगर आप इस एग्जाम में योग्य हैं तो इस मौका को जाने नहीं देना है। इसमें अपनी एक सीट सुनिश्चित करिएगा। अन्य किसी एग्जाम की तुलना पे यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बेहतर तैयारी करिए। मेरे द्वारा बीच बीच में कुछ वीडियोस आपको इस चैनल पे फ्री में अवेलेबल कराते जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे लेक्चर्स आते रहेंगे जो आपको रिवीजन करने में या कुछ नया सिखाने में हेल्पफुल साबित होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।